हेलो एवरीवन, आज हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का रिवीजन करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सैम्पल क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। जब हम पूरी फुल पॉपुलेशन की हर एक यूनिट का स्टडी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स को हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे सेंसस में हर एक यूनिट का स्टडी होता है तो वो पैरामीटर कहलाता है। बट जब हम इसी पॉपुलेशन का एक सबसेट बनाते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उस जो सबसेट होता है उसे हम सैम्पल कहते हैं। जो रिजल्ट आता है उसे हम सैम्पल कहते हैं। तो सैम्पल हमेशा एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, इसलिए इसको एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब एक सफिशेंट अमाउंट का सैम्पल लेना चाहिए। मान लो अगर जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, मान लीजिए अगर आपने 1000 लोग की पॉपुलेशन है और आपने 10 लोग का सैम्पल लिया तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप 50 या 100 का सैम्पल लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसलिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैम्पल होना चाहिए। यही सैम्पल लेने की जो टेक्निक्स होती है उन्हें मेथड ऑफ सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें दो टाइप मेन डिवाइड करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जितनी यूनिट नोन है उन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी चूज़ होने की वो नॉन ज़ीरो होगी, मतलब सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें वही सबकी चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती है, इसलिए हम इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें होमोजीनियस ग्रुप होता है तो सबके जो चूज़ होने की चांस होती है वो इक्वल होती है। मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो सबके चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n होगी। ये हम अलग अलग मेथड से चूज़ करते हैं, जैसे लॉटरी हो गया, रोटेटिंग द ड्रम हो गया, रैंडम नंबर टेबल हो गया। इन सब से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिए ये सबसे बेस्ट होती है हेट्रोजीनियस के लिए। हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, फिर हम इसका सब ग्रुप बनाते हैं। जैसे ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो हम इसका हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस ग्रुप्स बनाएंगे, इन्हीं को हम स्ट्रैटा कहते हैं। और फिर इसमें से चूज़ करते हैं, तीनों में से हम चूज़ करेंगे, फिर एक सैम्पल बनाएंगे। तो ये जो होगा हमारा, ये एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का सैम्पल होगा। तो ये बेस्ट होता है हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग के लिए, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स के लिए। उसके बाद आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें आपके जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी, हम फर्स्ट जो चूज़ करेंगे वो रैंडमली चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे +3, उसके बाद हम हर थर्ड नंबर वाला बंदा चूज़ करेंगे, हर थर्ड नंबर का सैम्पल चूज़ करेंगे, या हर फोर्थ नंबर का, मतलब जो फिक्स टर्म होगा उसको हम केस टर्म कहते हैं। तो पहला तो हम रैंडमली चूज़ करते हैं, बट उसके बाद हम हर टर्म फिक्स टर्म पे चूज़ करते हैं। इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कहते हैं, या इसे पार्शियल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम पहला जो चूज़ करते हैं वो रैंडमली चूज़ करते हैं। इसे कॉसी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। फिर क्लस्टर आता है। क्लस्टर क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, हम उसे छोटे छोटे पॉपुलेशन का ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसमें से हम चूज़ करके टेस्ट करते हैं या स्टडी करते हैं। तो इसमें हम एक भी चूज़ कर सकते हैं, दो भी चूज़ कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा। बट ये भी हेट्रोजीनियस है तो ये भी हेट्रोजीनियस ही होगा, इसमें होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं होता है। तो यही डिफरेंस होता है क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, पहला पर्पसिव या जजमेंटल होता है। जो पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्चर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैम्पल लेते हैं उसे हम पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोई भी रैंडम ग्रुप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं तो जब वो पोल कलेक्ट करते हैं ना, तो किसी भी रैंडम अपने एरिया में जाके ऐसा ग्रुप बना के पोल ले लेते हैं, तो वो कोटा सैम्पलिंग हो जाती है। फिर कन्वीनियंस, रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, मान लो जो इजी टारगेट हो या इजीली उसको मिल जाए या उसका रिजल्ट इजी आ जाए या पास में हो, वैसा सैम्पल ले ले, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिसर्चर लेता है, उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। लाइन सैम्पलिंग क्या होती है, ऐसे एक लाइन खींची जाती है और फिर उसके अराउंड जो भी एरिया है या जो भी लोग हैं उनको सैम्पल मान लिया जाता है। ये यूजुअली हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, नॉर्मली और कहीं यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में होता है। इंटरप्रिटेनिंग सैम्पलिंग क्या होती है, जब हमें सैम्पल बहुत ईजिली नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं, एक बंदा आता है, फिर वो 2 को लाता है, फिर वो दो को लाते हैं, ऐसे हमारा एक सैम्पल बन जाता है। ठीक है, इसे इंटरप्रिटेनिंग सैम्पलिंग कहते हैं। ये यूजुअली क्राइम ब्रांच, जैसे ड्रग्स वाले लोग होते हैं, ऐसा कुछ होता है तब ये यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा या समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड।